शिक्षा दर्शन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जानेंगे भाषाओं का वर्गीकरण के विषय अंतर्गत भाषाओं का वर्गीकरण के अंतर्गत पारिवारिक वर्गीकरण के विषय में। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने भाषाओं का वर्गीकरण के अंतर्गत आकृति मूलक वर्गीकरण के विषय में जाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार पर स्पष्ट हो चुका है कि इसमें केवल भाषा की आकृति, रचना या रूप को केंद्रित किया जाता है। आकृति मूलक वर्गीकरण के से स्पष्ट हो चुका है कि केवल इसमें भाषा, आकृति, रचना और रूप को ज़्यादा केंद्रित किया गया है। आकृति मूलक में रचना तत्व या संबंध तत्व अध्ययन का आधार था, किंतु पारिवारिक वर्गीकरण में इस रचना के साथ अर्थ तत्व पर भी ध्यान दिया जाता है। हम लोगों ने आकृति मूलक में रचना तत्व और संबंध तत्व को अध्ययन का आधार माना था, लेकिन पारिवारिक वर्गीकरण में इस रचना के साथ अर्थ तत्व पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इस वर्गीकरण में एक वंश या परिवार में केवल वे भाषाएं आ जाती है जिनमें आकृति के अतिरिक्त शब्दों में भी ध्वनि और अर्थ की दृष्टि से शामिल होता है। इस वर्गीकरण के अंतर्गत वंश और परिवार की भाषाएं भी आ जाती है जिनमें आकृति के अतिरिक्त शब्दों में ध्वनि और अर्थ की दृष्टि से साम्य होता है। कालांतर में वे भाषाएं विकसित होती है, इनमें इतना अंतर आ जाता है कि वे बिल्कुल ही भिन्न प्रतीत होती है। कालांतर में जो भी भाषाएं विकसित होती है उसमें इतना अंतर आ जाता है कि वह भाषा बिल्कुल ही भिन्न प्रतीत होने लगता है, बिल्कुल अलग दिखाई पड़ने लगता है। एक वंश में जिस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक लोग उत्पन्न हो जाते हैं, वे एक परिवार या एक वंश के कहे जाते हैं। उसी प्रकार मूल भाषा से पीढ़ी दर पीढ़ी में अनेक भाषाएं एवं बोलियां विकसित हो जाती है। जिस प्रकार से वंश पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न होते रहते हैं, उसी प्रकार से परिवार या एक वंश कहे जाते हैं। उसी प्रकार से मूल भाषा से पीढ़ी दर पीढ़ी भी अनेक भाषाएं और बोलियां विकसित हो जाती है। वे सब एक ही परिवार की होती है। इन भाषाओं में आकृति, रचना तत्व, अर्थ तत्व में साम्य पाया जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार के परिवार इन भाषाओं में आकृति, रचना तत्व और अर्थ तत्व में साम्य पाया जाना स्वाभाविक होता है। भिन्न भिन्न भाषाओं के एक ही अर्थ के सूचक शब्दों को लेकर स्पष्ट किया जा सकता है कि उनमें साम्य या सादृश्य की स्थिति किस तरह से है। जैसे में देखते हैं, जैसे में संस्कृत में मातृ होता है और लातिन में तामेर, फारसी में मादर, अंग्रेजी में मदर और जर्मन में मुतेर। माँ के लिए जिन शब्दों का उच्चारण किया जाता है उन शब्दों को हमने देखा है। तो दोस्तों अलग अलग भाषाओं माँ को अलग अलग से बोला जाता है, अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। और यहाँ माँ के लिए जिन शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है उन शब्दों में हमने देखा है, उन शब्दों को हमने देखा है।
इन भाषाई क्षेत्रों में हजारों कोसों का फासला होने पर भी इतना सादृश्य देखकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। लेकिन साम्य का कारण क्या हो सकता है? यहाँ पर दोस्तों भाषा का जो क्षेत्र है वह हजारों कोसों दूर है, फिर भी देख करके आश्चर्य होना स्वाभाविक होता है। लेकिन इनके साम्य का कारण क्या हो सकता है? यहाँ ये प्रश्न है। इसका मूल रूप कौन सा था? यहाँ दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। मातृ, तामेर, मादर, मदर, मुतेर आदि शब्द में साम्य के साथ भिन्नता भी कम नहीं है। इन सभी शब्दों के साथ भिन्नता में कमी नहीं है। उनके कारण क्या हैं? इसका कारण क्या है? इतना होते हुए पहले साम्य के कारण कहीं न कहीं इनका पारिवारिक संबंध होगा, ऐसा लगता है। इसका साम्य होने का कारण कहीं न कहीं इसका पारिवारिक संबंध होना ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण की दृष्टि से कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है। उसके आधार पर ही भाषाओं के परिवार निर्धारण करना संभव होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाषाओं के पारिवारिक दृष्टि से कुछ बातों का विचार करना आवश्यक है। उसके आधार पर ही भाषाओं और परिवारों का निर्धारण संभव होता है। पहला है ध्वनि साम्य, दूसरा है पद रचना, तीसरा है वाक्य रचना, चौथा है शब्द भंडार, पांचवा है भौगोलिक सामीप्यता। इन आधारों पर वर्गीकरण करके परीक्षण किया तो कुछ मात्रा में बताया जा सकता है कि वे एक परिवार की है या नहीं। किंतु बात यह है कि इन आधारों पर भाषाविदों का एक मत नहीं होता। इन सभी आधारों पर यदि वर्गीकरण या परीक्षण किया जाए तो कुछ मात्रा में ही बताया जा सकता है कि वे इस एक परिवार के हैं या नहीं हैं। किंतु बात यह है कि इन आधारों पर भी भाषाविदों का अलग अलग मत है। उपयुक्त आधार तो है, मगर भाषा में ध्वनि, शब्द भंडार और व्याकरण रचना इनका प्रमुख स्थान होता है। ध्वनि साम्य या ध्वनि को महत्वपूर्ण माना तो कालांतर में ध्वनि परिवर्तन होता है। कुछ ध्वनियाँ ऐसी है जो एक ही परिवार की सभी भाषाओं में नहीं मिलती। ध्वनि साम्य या ध्वनि को महत्वपूर्ण मानने पर कालांतर में ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। और कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी होती है जो एक ही परिवार की सभी भाषाओं में नहीं मिलती है। इसी कारण ध्वनि को पारिवारिक वर्गीकरण में प्रमुख आधार मानना कठिन है। इस प्रकार से ध्वनि को पारिवारिक वर्गीकरण में प्रमुख आधार मानना कठिन है। संस्कृत में जो ध्वनि नहीं है, यद्यपि भारत यूरोपीय परिवार की फारसी, रूसी, जर्मन आदि में वह विद्यमान है। अंग ढ संस्कृत में नहीं थी, पर हिंदी आदि आधुनिक भारतीय भाषाओं में आ गई है। अंग और ड संस्कृत में ये दो शब्द नहीं थे,
पर हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में ये शब्द आ गए हैं। शब्द भंडार को यदि पारिवारिक वर्गीकरण में भाषाओं का प्रामाणिक आधार मानने का प्रयास किया तो वह भी कठिन नहीं रहता, क्योंकि उनके कारणों से यह अन्य भाषाओं के शब्द आ जाया करते हैं। जैसे चाय शब्द चीनी, रूसी, तुर्की हिंदी में समान रूप से प्रयुक्त होता है, किंतु ये चारों भाषा एक ही परिवार की नहीं है। अरबी के हजारों शब्द फारसी में आ गए हैं, उनमें से बहुत से शब्द हिंदी में आ गए हैं। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त चार भाषाएं एक परिवार से संबंध रखने में समर्थ नहीं है। अर्थ की स्थिति ध्वनि और शब्द भंडार की स्थिति से अलग नहीं हो सकती। यहाँ पर अर्थ स्थिति ध्वनि और शब्द भंडार की स्थिति जो है वह अलग नहीं हो सकते हैं। ध्वनि परिवर्तन की तरह अर्थ परिवर्तन है, ध्वनि परिवर्तन की ही तरह अर्थ के भी परिवर्तन है। आरंभ में मृग शब्द पशु मात्र के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता था, किंतु बाद में वह शब्द पशु विशेष के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा। सबसे पहले मृग शब्द जो है वह पशु मात्र के लिए प्रयोग होता था, लेकिन बाद में यह शब्द पशु विशेष के अर्थ में भी प्रयोग होने लगे हैं। फारसी भाषा में तो उसके ध्वनि और अर्थ परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे मृग से मुर्ग बना और जिसका अर्थ बना पक्षी। फारसी भाषा की बात की जाए तो उसमें ध्वनि और अर्थ परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि मृग से मुर्ग बना और मुर्ग का अर्थ बन जाता है पक्षी। पद रचना और वाक्य रचना दोनों व्याकरण से अनुशासित रहने के कारण उसमें कम से कम परिवर्तन होता है। पद रचना और वाक्य रचना ये दोनों व्याकरण से अनुशासित रहने के कारण उनमें कम से कम परिवर्तन होते हैं। ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन और अन्य भाषाओं के शब्द का इधर उधर होना स्वाभाविक है, मगर पद रचना और वाक्य रचना में सहजता से परिवर्तन संभव नहीं होता है। ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन और अन्य भाषाओं के जो शब्द हैं वह इधर उधर होना स्वाभाविक है, लेकिन पद रचना और वाक्य रचना में सहजता से परिवर्तन संभव नहीं होता है। यही कारण है कि भाषाओं में पारिवारिक वर्गीकरण पारिवारिक वर्गीकरण में इन्हें महत्व देना पड़ता है। भौगोलिक समीपता का भी पारिवारिक वर्गीकरण में योगदान है। बहुत सी भाषाएं एक दूसरे के समीप होती है, सीमाएं एक होती है, फिर भी वे एक परिवार की नहीं हो सकती। जैसे तेलुगु और उड़िया, अरबी और फारसी में भौगोलिक दूरी नहीं है, पर वे दोनों एक ही परिवार की है। भौगोलिक समीपता का पारिवारिक वर्गीकरण में योगदान होता है। बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो एक दूसरे के समीप हैं, लेकिन सीमाएं इन सभी का एक है, फिर भी वे एक परिवार के नहीं हो सकते। जैसे तेलुगु और उड़िया, अरबी और फारसी, इनमें भौगोलिक दूरी नहीं है, पर
पर वे दोनों एक परिवार के ही हैं। इसी प्रकार भौगोलिक समीपता का भी वर्गीकरण की दृष्टि से लाभदायक नहीं है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में भले ही विवेचित घटक सीधे उधार के रूप में प्रभावशाली साबित नहीं हो सकते, किंतु इनके अभाव में वर्गीकरण करना भी संभव नहीं है। तात्पर्य न्यूनाधिक मात्रा में इनका वर्गीकरण पर प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्मता से देखा है तो हो सकता है, मगर स्थूल रूप से देखा तो ध्वनि, शब्द भंडार और व्याकरण विशेष प्रभावी उधार के रूप में स्वीकृत करने पड़ेंगे। यदि सूक्ष्म रूप से देखें तो हो सकता है और स्थूल रूप से देखें तो ध्वनि होगा। शब्द भंडार और व्याकरण विशेष प्रभावी आधार के रूप में स्वीकृति करने पड़ेंगे। भाषाओं की समकालीनता, सामग्री का अभाव, काल भेद और कुछ ऐसे कारण हैं जो पारिवारिक वर्गीकरण की दृष्टि में संदिग्धता पैदा करते हैं। भाषाओं की समकालीनता, सामग्री की जो पारिवारिक वर्गीकरण की दृष्टि में संदिग्धता पैदा करते हैं, फिर भी ध्वनि, शब्द, व्याकरण को केंद्र में रखकर भाषाओं को विभिन्न परिवारों में बांटने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ तिवारी भूगोल के आधार पर संसार की भाषाओं का वर्गीकरण करना सुविधाजनक मानते हैं। भोलानाथ तिवारी जी ने भूगोल के आधार पर संसार की भाषाओं का वर्गीकरण करना सुविधाजनक मान रहे हैं। उन्होंने विश्व में चार भाषा खंड माने हैं। पहला अफ्रीका खंड, दूसरा यूरोपीय खंड, तीसरा प्रशांत महासागरीय खंड, चौथा अमेरिकी खंड। इन खंडों के अंतर्गत भाषा परिवारों का विभाजन किया है। देवेंद्र नाथ शर्मा ने संसार के भाषा परिवारों की संख्या अनिश्चित बताई है। 12 से 100 तक भाषा परिवार मानकर 18 परिवारों को स्वीकृति किया जो निर्विवाद लगते हैं। वे इस प्रकार है। देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार संसार के भाषा परिवारों की संख्या को निश्चित बताए हैं। 1200 से अधिक तक के भाषा परिवारों को मानकर उन्होंने 18 परिवारों को स्वीकृति प्रदान की है जो कि निर्विवाद दिखाई पड़ रहे हैं, निर्विवाद लगते हैं। वे इस प्रकार से हैं। पहला है भारत यूरोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है बुरुरास्की परिवार, तीसरा है उरल अल्ताई परिवार, पांचवा है कोरेसी परिवार, छठा है चीनी परिवार, सातवां है जापानी कोरियाई परिवार, आठवां है अत्युत्तरी परिवार, नौवां है सामी दामी परिवार, 10वां है सूदानी परिवार, 11वां है बंतु परिवार, 12वां है होतेनतोत बुशमैनी परिवार, 13वां है बास्क परिवार, 14वां है मलय बहुद्वीपीय परिवार, 15वां है पापुई परिवार, 16वां है ऑस्ट्रेलियाई परिवार, 17वां है दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, 18वां है अमेरिकी परिवार। इन सभी भाषाओं को देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने स्वीकृत किए हैं जो कि निर्विवाद हैं। उपयुक्त भाषा परिवार 4 खंडों में विभाजित किए गए हैं। पहला यूरोपीय खंड में 1 से 10 तक परिवार, दूसरा अफ्रीकी खंड में 10 से 13 तक परिवार, तीसरा प्रशांत महासागरीय खंड में 14 से 17 तक परिवार और चौथा है अमेरिक खंड में 18वां परिवार। उपर्युक्त भाषा परिवार को 4 खंडों में विभाजित किए हैं।
4 खंडों में विभाजित किया गया है, जो कि पहला यूरोपीय खंड, इसमें 1 से 10 तक के परिवार हैं। दूसरा अफ्रीकी परिवार, इसमें खंड 10 से 13 तक के परिवार हैं। चौथा है प्रशांत महासागरीय परिवार, इसमें खंड 14 से 17 तक हैं। और चौथा है अमरीक परिवार, इसमें खंड 18वां है। अब हम उपयुक्त 18 भाषा परिवारों पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। इन सभी 18 भाषाओं में हम लोग संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। तो पहला है भारत यूरोप परिवार। यह परिवार बहुत विशाल है। विश्व के हर भूभाग पर इन भाषाओं को बोलने वाले रहते हैं, पर इस परिवार के अन्य नाम हैं भारत जर्मनिक आर्य परिवार, भारत यूरोप और भारत हिती आदि। लगभग 105 करोड़ लोगों द्वारा इस परिवार की भाषाएं बोली जाती है। भारतीय यूरोपीय जो परिवार हैं वह विश्व के हर भूभाग पर इन भाषाओं को बोले जाते हैं, और इस परिवार के नाम हैं भारत जर्मनिक आर्य परिवार, भारतीय यूरोपीय और भारत हिती आदि, जो कि 105 करोड़ लोगों द्वारा इस परिवार की भाषाओं को बोली जाती है। इस परिवार की भाषाएं को बोली जाती है। मध्य एशिया, रूस, काकेशस, स्कैंडिनेविया, उत्तरी ध्रुव, पोलैंड का कुछ भाग, तिब्बत, एशिया माइनर, हंगरी का कुछ भाग, लिथुआनिया, रूसी, तुर्किस्तान, कैस्पियन सागर का उत्तरी भूभाग और भारत आदि इसको बोलने वाले परिवार हैं। ये सभी परिवार जो हैं वो भारतीय यूरोपीय परिवार के अंतर्गत है। इन परिवारों का अन्य परिवारों की अपेक्षा सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण अधिक हुआ है। इन परिवारों में अन्य परिवारों की अपेक्षा सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक और भाषा वैज्ञानिक अध्ययन का विश्लेषण अधिक हुए हैं। इस परिवार की जो विशेषताएं हैं उनमें पहला, यह भाषाएं तुलनात्मक दृष्टि से देखा तो शिष्ट योग्यात्मक अधिक थी। इस परिवार की जो विशेषताएं हैं इनमें पहला है, भाषाएं तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर शिष्ट योग्यात्मक अधिक थे। दूसरा, ये भाषाएं योग्यात्मक से वियोग्यात्मक होती गई। तीसरा, इन भाषाओं में प्रत्यक्ष के योग के शब्द या पद बनाए जाते हैं। और चौथा है, इन भाषाओं में धातुएं एकाक्षरी है जिसमें प्रत्यक्ष आदि जोड़कर पद या शब्द बनाए जाते हैं। पांचवा, इन भाषाओं में पूर्व सर्ग का प्रयोग अर्थ आदि परिवर्तन के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ, तृप्ति से अतृप्ति बनाने में अ का प्रयोग किया है। छठा, इन परिवार की अधिकतर भाषाएं व्याकरण से सम्मत, सुदृढ़ और परिनिष्ठित है। सातवां, इस परिवार की भाषाओं में प्रत्ययों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों, यह था इन सभी की विशेषताएं। भारोपीय परिवार की कुछ शाखाएं जो इस प्रकार है। भारोपीय परिवार की जो शाखा है वह इस प्रकार से है। आर्य परिवार, वाल्तोस्लाविक, आर्मेनी, इलीरी या अल्बानी, इटालियन, ग्रीक जिसे हेलेनिक भी कहते हैं, जर्मन, ट्यूटानिक, केल्टिक, तोखारी, हित्ती आदि।
भारोपी परिवार की कुछ शाखाएं हैं जो कि आर्य परिवार, बाल्तोस्लाविक, आर्मेनी, इलिरी या अल्बारी, इटालियन, ग्रीक, जर्मन, केल्टिक, तोखारी इत्यादि हैं। भारोपी परिवार का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, अतः इसका विस्तृत विवेचन किया जा सकता है। विवेचन संक्षिप्त परिचय के रूप में देने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो है भारोपी परिवार का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पर इसका विस्तृत विवेचन किया जा सकता है, लेकिन केवल यहाँ संक्षिप्त रूप में देने का प्रयास किया गया है। दूसरा, द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार की प्रमुख 4 भाषाएं जो अधिकतर दक्षिण भारत में बोली जाती है, जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि हैं। द्रविड़ परिवार की जो 4 भाषाएं हैं वह दक्षिण भारत में बोली जाती है, जो इस प्रकार से है: तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि हैं, जिनके क्षेत्र क्रमशः मद्रास, जो कि तमिलनाडु हैं, आंध्र प्रदेश, मैसूर, कर्नाटक, केरल आदि हैं। ये सभी क्षेत्र इन सभी भाषाओं के हैं। इनके अलावा इस भाषा परिवार में गोंडी, मध्य भारत, बुंदेलखंड तथा उत्तर भारत का कुछ क्षेत्र, इसके अलावा भी इस भाषा परिवार में गोंडी हैं, जो कि मध्य भारत, बुंदेलखंड तथा उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र में बोले जाते हैं। उरांव बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। उरांव जो भाषा है वह बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में बोले जाते हैं, जो कि ये भाषा झारखंड में भी बोला जाता है। और ब्राहुई, जिनका क्षेत्र है बलूचिस्तान, ब्राहुई भाषा जो है उसका क्षेत्र बलूचिस्तान है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। आदि भाषाएं भी आती है। विवेचित प्रमुख 4 भाषाओं के अलावा इस वर्ग की अन्य भाषाएं अविकसित है। इन 4 भाषाओं के अलावा भी कुछ भाषाएं अविकसित है। द्रविड़ परिवार की भाषाओं की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है। द्रविड़ परिवार की जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार से है। पहला है, इस परिवार की अधिकतर भाषाएं अश्लिष्ट अंतयोग्यात्मक है। ये भाषाएं तुर्की से साम्य रखती है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय का भेद बिल्कुल स्पष्ट रहता है। द्रविड़ परिवार की पहला विशेषता है कि इस परिवार में अधिकतर भाषाएं अश्लिष्ट अंतयोग्यात्मक है और यह तुर्की से ताल्लुक़ रखते हैं, तुर्की से संबंध रखते हैं। इनमें प्रकृति और प्रत्यय का भेद बिल्कुल स्पष्ट रहते हैं। दूसरा, इन वर्ग की भाषाओं में मूर्धन्य ध्वनियों का अधिकता होती है। इस वर्ग की भाषाओं में मूर्धन्य ध्वनि का अधिक प्रयोग होता है। तीसरा, इसमें उराल अल्ताई परिवार के समान समस्वरता पाई जाती है। इसमें उराल अल्ताई परिवार के समान समस्वरता पाई जाती है। चौथा, इन भाषाओं में लिंग बोध के आधार पर पुरुष तत्व स्त्री तत्व न होकर अप्रमाणित्व है। संज्ञाओं के साथ स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं। पांचवा, संज्ञा के अनुरूप विशेषण के रूप में परिवर्तन नहीं होता। संज्ञा के अनुरूप विशेषण के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं। छठा, इन भाषाओं में 2 वचन पाए जाते हैं। बहुवचन प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं।
इन भाषाओं में दो ही वचन पाए जाते हैं जो कि बहुवचन में प्रत्यय जोड़ करके बनाए जाते हैं। तीसरा है ब्रूस्की परिवार। इस परिवार को खजुआ या कुंजूती परिवार भी कहते हैं। ब्रूस्की परिवार, इस परिवार को खजुआ या कुंजूती परिवार भी कहते हैं। इसका क्षेत्र भारत का उत्तरी पश्चिमी छोर, हुंजा नगर, गिरिज घाटी, यासीन का एक भाग, साथ ही तुर्की, तिब्बत और भारत ईरानी परिवार की भाषाओं से घिरा है। इसका जो क्षेत्र है वह उत्तरी पश्चिम छोर जो कि हुंजा नगर, गिरिज घाटी, यामीन का एक भाग जो तुर्की के साथ है, तिब्बत और भारत ईरानी परिवार की भाषाओं से घिरा हुआ है। चौथा है उराल अल्ताई परिवार। इस परिवार की भाषाएं तुर्की, मंगोलिया, मंचूरिया, साइबेरिया तथा हंगेरी आदि देशों में बोली जाती है। उराव परिवार में 3 महत्वपूर्ण भाषाएं हैं: फिनिश, एस्टोनियन और हंगेरियन। उराल अल्ताई परिवार इसके अंतर्गत इस परिवार की जो भाषाएं वह तुर्की, मंगोलियाई, मंचूरिया, साइबेरिया और हंगेरी आदि भाषाओं को बोली जाती है। उराव परिवार में 3 महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जो कि फिनिश, इस्टोनियन और हंगेरियन हैं। इसकी फिनिश में केरेलियन, लाप, मोडविनियन, चेरेमिस और वोटियक आदि भाषाएं आती है। अल्ताई वर्ग में तुर्की, मंगोलिया और तुंगुस अल्ताई वर्ग में तुर्की, मंगोली और तुंगुस आते हैं। तुर्की के अंतर्गत तुर्की, किर्गिज, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान आदि आती है। तुर्की के अंतर्गत जो भाषाएं आती है, भाषा परिवार आती है वह तुर्की है, किर्गिज है, अजरबैजान है, उज्बेक है जिसे उज्बेकिस्तान के नाम से भी जानते हैं आदि हैं। तुंगुस शाखा में तुंगुस और मुंचू बोलियां हैं। तुंगुस शाखा में तुंगुस और मुंचू बोली जाती है, मुंचू बोलियां हैं। मंगोली शाखा में कलमुक और बुरियत भाषाएं आती है। मंगोली शाखा में कलमुक और बुरियत भाषाएं आती है। इन भाषा वर्ग की विशेषताओं में अश्लिष्ट योग्यात्मकता मुख्य विशेषता है। समरसत्वता मूल शब्द में जैसा स्वर, प्रत्ययों में भी वैसा ही स्वर है। धातुएं विकारहीन अर्थात शब्दों में धातु को पहचाना जा सकता है। 5वां है कॉकेसी परिवार। यह भाषा परिवार कॉकेसस पर्वत के सीमावर्ती काले सागर के कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। कॉकेसी परिवार का जो क्षेत्र है यह भाषा परिवार कॉकेसस पर्वत के सीमावर्ती काले सागर से कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। इस परिवार की भाषाओं को 2 शाखाओं में विभक्त कर सकते हैं। पहला उत्तरी कॉकेसी, दूसरा दक्षिणी कॉकेसी। उत्तराखंड में इस शाखा के अंतर्गत
सरकसी, चेचेन, लेगी आदि भाषाएं आती है। उत्तराखंड में इस शाखा के अंतर्गत सरकसी और चेचेन लेगी भाषाएं आती है और दक्षिणात्य वर्ग में जार्जी, मीग्रेली और स्थानीय भाषाएं सम्मिलित की जाती है। काकेशी नाम भौगोलिक है। इस परिवार में पहाड़ी भूभाग की भाषाएं हैं। अधिकतर भाषाएं परस्पर असंबद्ध हैं। इसमें बोलियों की संख्या अधिक है। काकेशी नाम जो है वो भौगोलिक नाम है और इस परिवार में पहाड़ी भूभाग की और इस परिवार की भाषाएं पहाड़ी भूभाग की भाषाएं हैं और अधिकतर भाषाएं परस्पर असंबंध में हैं। इसमें बोलियों की संख्या अधिक होती है। काकेशी वर्ग की भाषाओं की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है, काकेशी वर्ग की भाषाएं वियोगात्मक प्रकृति की भाषाएं हैं। पहला काकेशी वर्ग की जो भाषा है वह वियोगात्मक प्रकृति की भाषा है। दूसरा है, इन भाषाओं की पद रचना अश्लिष्ट होने से बड़ी जटिल और दुरूह बन जाती है। तीसरा, धातु में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है, काकेशी की उत्तरी शाखा में व्यंजनों की बहुलता और स्वरों की अल्पता है। काकेशी की जो उत्तरी शाखा है उनमें व्यंजनों की मात्रा अधिक है और स्वरों की अल्पता है। छठा, चीनी परिवार। इसे चीनी या एकाक्षर परिवार भी कहते हैं। इस परिवार का क्षेत्र चीन, तिब्बत, बर्मा, श्याम है। चीनी परिवार की जो चीनी परिवार, इस परिवार का जो क्षेत्र है वह तिब्बत, बर्मा, श्याम है। यह भाषा दो रूपों में चर्चित है। पहला रूप है चीनी के उत्तराखंड का है, जो चीन की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, और दूसरा रूप दक्षिणात्य का है जिसे कैंटन भाषा भी की संज्ञा दी जाती है, और दूसरा दक्षिणात्य का है जिसे कैंटन भाषा की संज्ञा दी जाती है। चीनी परिवार की भाषाओं की विशेषताएं इस प्रकार है। चीनी विशेषता की जो भाषा, उसका विशेषता का पहला है, यह भाषाएं एकाक्षर है। जिसके कारण इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति आदि नहीं होते। चीनी भाषा की पहला विशेषता में इनकी भाषा एकाक्षर है और इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति आदि नहीं होते हैं। दूसरा, अर्थ की स्पष्टता के लिए कभी कभी शब्द युग्म का प्रयोग होता है। इसमें अर्थ स्पष्ट के लिए कभी कभी शब्द युग्म का प्रयोग भी होता है। तीसरा, इस वर्ग की भाषाओं में व्याकरण का अभाव है। इस वर्ग के भाषा में व्याकरण का अभाव होता है। चौथा, इन भाषाओं में स्वर एवं लय से भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इस भाषा के अंतर्गत स्वर और लय से अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। सातवां है जापानी कोरियाई परिवार। इस परिवार की भाषाएं जापान और कोरिया के अतिरिक्त फार्मोसा, कैरोलिन आदि द्वीपों में भी बोली जाती है। जापानी और कोरियाई भाषाओं में पर्याप्त साम्य है। जापानी कोरियाई परिवार, इस परिवार की भाषा जापान और कोरिया के अतिरिक्त फार्मोसा, कोरेलिन आदि द्वीपों में भी बोले जाते हैं।
जो कि जापानी और कोरियाई भाषाओं में पर्याप्त साम्य है। जापानी कोरियाई परिवार की भाषाओं की विशेषता इस प्रकार से है। पहला विशेषता है, यह भाषाएं मुख्यतः अश्लिष्ट योग्यात्मक है। दूसरा, इस परिवार की भाषाओं में अनेकाक्षरता है। तीसरा है, शब्द के सभी अक्षरों पर समान बल पड़ता है। चौथा है, व्याकरणिक लिंग का इस भाषाओं में अभाव पाया जाता है। आठवां जो परिवार है वह अत्युत्तरी परिवार, जिसे कि हाइपरबोरी परिवार भी कहते हैं। इस परिवार को पैलियो एशियाटिक भी कहते हैं। अत्युत्तरी परिवार को पैलियो एशियाटिक परिवार भी कहते हैं। इसका क्षेत्र साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी प्रदेश और लेन नदी से सरवालिन तक है। इस परिवार में युकगिरी, चुकची, कोरियन, कम, चदल, गिलियक, आहनु आदि भाषाएं आती है। इस परिवार में युकगिर, चुकची, कोरियन, कमचदल, कमचदल, गिलियक, आहनु आदि भाषाएं आती है। इस परिवार की विशेषता इस प्रकार से है। पहला विशेषता, इस भाषाओं का निर्धारण सहायक क्रियाओं से होता है, जैसे ऐनुकु किक, मैं मारता हूँ। कु किक, निशा, मैंने मारा है। दूसरा, कारक बनाने के लिए अंत में प्रत्यय लगाते हैं, जैसे ऐनु, कोत्सी, मनुष्य का घर। तीसरा, संख्याओं में दशामिक और विस्तिक जोड़ा जाना पाया जाता है। नौवां है, सामी हामी परिवार। सामी हामी भाषा परिवार उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया में पाया जाता है। इसे अफ्रीकी एशियाई परिवार भी कहा जाता है। सामी हामी परिवार जो है वह उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया में पाए जाते हैं। इसे अफ्रीकी एशियाई परिवार भी कहा जाता है। इसकी 5 शाखाएं हैं। पहला सामी, दूसरा मिस्री, तीसरा बर्बर, चौथा कोसी और छठा छद। इसकी जो 5 शाखाएं हैं, ये 5 शाखाएं हैं। फिलिस्तीन, इराक, अरब, सीरिया, मिस्र, इथियोपिया, मोरक्को, अल्जीरिया, उत्तर अफ्रीका आदि देशों में इसे बोलने वालों की संख्या अधिक है। यह जो भाषा परिवार है वह फिलिस्तीन, इराक, अरब, सीरिया, मिस्र, इथियोपिया, मोरक्को, अल्जीरिया, उत्तर अफ्रीका आदि देशों में इसे बोलने वालों की संख्या ज़्यादा हैं, अधिक हैं। इस परिवार की भाषाओं में पाई जाने वाली विशेषताएं, इस परिवार की जो विशेषताएं वह इस प्रकार से है। पहला, इस परिवार की कालधारणा अनिश्चित है। इस प्रकार की कालधारणा अनिश्चित है। दूसरा, बहुवचन बोधक प्रत्यय समान स्रोत से उत्पन्न है। तीसरा, दोनों परिवारों में त स्त्री बोधक प्रत्यय है। और चौथा, दोनों में व्यवहारिक लिंग वर्तमान है। 10वां है सूदानी परिवार। इस परिवार की भाषाएं भूमध्य रेखा के उत्तर में पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर तक बोली जाती है। इस परिवार में 400 से ऊपर भाषाएं हैं।
सूदानी परिवार की जो भाषाएं हैं यह भूमध्य रेखा के उत्तर में पश्चिम छोर से लेकर पूर्वी छोर तक बोली जाती है, जो कि इस परिवार में 400 से अधिक भाषाएं हैं, जिन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें कि पहला है हौसा, दूसरा वुले, तीसरा है मानपू, चौथा कनूरी आदि उल्लेखनीय है। इस 4 भागों में विभाजित किया है। इनमें कुछ ही भाषाएं लिपिबद्ध हैं, इनमें कुछ भाषाओं को लिपिबद्ध किया गया है। सूदानी परिवार की भाषाओं की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है, जो कि पहला है, सूदानी परिवार की भाषाएं मुख्यतः अयोआत्मक है। दूसरा, इसकी धातुएं चीनी भाषा परिवार जैसी एकाक्षरी है, इसकी जो धातुएं हैं वह चीनी भाषा परिवार के जैसे हैं। तीसरा, सूदानी परिवार में व्याकरणिक लिंग नहीं होता, स्त्री और पुरुषवाचक शब्दों की सहायता से लिंग बोध कराया जाता है। सूदानी परिवार में व्याकरणिक लिंग नहीं होते हैं, स्त्री और पुरुषवाचक शब्दों की सहायता से लिंग का बोध कराया जाता है। चौथा है, बहुवचन की अभिव्यक्ति के लिए ये वे वाचक सर्वनाम अथवा लोग शब्द जोड़कर प्रयोग किया जाता है। बहुवचन की अभिव्यक्ति के लिए वे वाचक सर्वनाम अथवा लोग शब्द जोड़कर प्रयोग किया जाता है। पांचवा है, उपसर्ग और निपात के अभाव में सरल और छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण है कि मैं शहर में जाता हूँ के लिए मैं जाता हूँ। छठा, इस परिवार की भाषाओं में कुछ विशेष प्रकार के शब्द होते हैं। इस प्रकार की जो भाषा है इसमें कुछ विशेष प्रकार के शब्द हैं, जो कि ध्वनि चित्र, शब्द चित्र, ध्वनि व्यंजक अथवा इन्हें वर्णनात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं, जो कि इसे वर्णनात्मक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसकी सहायता से रूप, स्थिति, रंग, स्वाद, ध्वनि, गति और गंध भी व्यंजना होती है। इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, इसकी सहायता से रूप, स्थिति, रंग, स्वाद, ध्वनि, गति और गंध की भी व्यंजना होती है। 11वां है बंतू या बांटू परिवार। इस परिवार का क्षेत्र प्राप्य संपूर्ण दक्षिण अफ्रीका है, केवल जहां होतेनतोत बुशमैनी परिवार की भाषाएं बोली जाती है। इस बंतू या बांटू परिवार, इस परिवार का क्षेत्र संपूर्ण दक्षिण अफ्रीका है और वहां केवल होतेनतोत बुशमैनी परिवार की भाषाएं को बोली जाती है। उस क्षेत्र को छोड़कर सर्वत्र बंतू परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं, जो कि इस प्रकार से है, स्वाहिली, जुलू, काफिर, रुआंदा, उम्बुंदू, हेरेरो और कांगो। इसकी जो प्रमुख भाषाएं वह स्वाहिली, जुलू, काफिर, रुआंदा, उम्बुंदू, हेरोलो और कांगो है। इसकी 150 भाषाओं को पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी 3 भागों में बांटा है। इसकी जो 150 भाषाएं हैं वह पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी ये 3 भागों में बांटा गया है। बंतू परिवार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला विशेषता, इस परिवार की भाषाएं अश्लिष्ट योग्यात्मक है। दूसरा, पद या शब्द बनाते समय इन भाषाओं में उपसर्ग जोड़ दिया जाता है। इस परिवार का नाम इसका उदाहरण है। बहुवचन वाचक उपसर्ग, नतु
मनुष्य इस प्रकार बंतु बहुत मनुष्य। तीसरा, इन भाषाओं में सर्वथा लिंग का अभाव है। और चौथा है, परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन होता है, जैसे होफिनेल्ला बांधना, किंतु होफिनोल्ला खोलना। स्वर परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे कि होफिनेल्ला को बांधना हुआ, उसी प्रकार से होफिनोल्ला खोलना। पांचवा है, इन भाषाओं में संयुक्ताक्षर की कमी होने से मधुरता, गेयता अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की स्वाहिली भाषा सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक होने के साथ संपूर्ण अफ्रीकी तट की संपूर्ण भाषा है। बारह नंबर है होतेंतो बुशमैनी परिवार, जिसे कि खोइम परिवार भी कहते हैं। बुशमैनी जाति के लोग होतेंतोत भाषा का प्रयोग अधिक करते हैं। होतेंतोत बुशमैनी परिवार का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में ऑरेंज नदी से लेकर नागामी झील तक है। बुशमैनी जाति के लोग जो हैं होतोंत भाषा का प्रयोग अधिक करते हैं। और होंतेतोत बुशमैनी परिवार का क्षेत्र जो है वह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका से लेकर ऑरेंज नदी से लेकर नागामी झील तक फैले हुए हैं। पर इनकी जो प्रमुख भाषाएं हैं वह होंतेतोत, नामा, हमरा, संदवा, एकवे और औकवे हैं। इसकी जो प्रमुख भाषाएं हैं वह होतेंतोत, नामा, हमरा, संदवा, एकवे और ओकवे हैं। होंतेतोत बुशमैनी परिवार की भाषाओं की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला विशेषताएं है, इस परिवार की भाषाओं में क्लिक नामक कतिपय विलक्षण ध्वनियाँ पाई जाती है, जो अंतः स्फोटात्मक अधिक होती है, जो 5 प्रकार की हैं। इस प्रकार की भाषाओं में क्लीन नामक कतिपय विलक्षण ध्वनियाँ पाई जाती है, जो कि अंतः स्फोटात्मक अधिक होती है, जो 5 प्रकार की हैं। पहला है ओष्ठ्य, दूसरा है दंत्य, तीसरा है मूर्धन्य, चौथा है तालव्य और पांचवा है पार्श्विक। इसके उच्चारण के समय श्वास अंदर की ओर खींचा जाता है। दूसरा, इस परिवार की भाषाओं की लिंग व्यवस्था प्राणित्व और अप्राणित्व, सजीव और निर्जीव पर आधारित है। इस परिवार की जो भाषा है वह लिंग व्यवस्था प्राणित्व और अप्राणित्व पर आधारित हैं। तीसरा है, इनके बहुवचन बनाने के 50-60 प्रकार पाए जाते हैं, अर्थात उसमें अनिश्चितता है। इनके जो बहुवचन
13 नंबर है बास्क परिवार। बास्क परिवार का भाषा क्षेत्र फ्रांस में पश्चिमी पिरानीज पर्वत से स्पेन तक है। पर्वतीय दुर्गमता के कारण इस परिवार में 8-10 बोलियां विकसित हो गई है। बास्क परिवार का जो भाषा क्षेत्र है वह फ्रांस में पश्चिम पिरानीज पर्वत से स्पेन तक हैं और पर्वतीय दुर्गमता के कारण इसका परिवार क्षेत्र जो है वह 8 से 10 बोलियां विकसित हो गई है। बास्क परिवार की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला विशेषता, यह भाषा अश्लिष्ट अंतयोग्यात्मक भाषा है। दूसरा है, ध्वनि की दृष्टि से बास्क भाषा अधिक समृद्ध है। तीसरा है, क्रिया के रूप में जटिलता है। हर क्रिया में कम से कम 24 रूप होते हैं, अर्थात वाक्य रचना अत्यंत जटिल है। तीसरा जो है, इसमें क्रिया रूप में जटिलता है और हर क्रिया में कम से कम 24 रूप होते हैं, जो कि वाक्य रचना को अत्यंत ही जटिल बना देता है। चौथा है, लिंग व्यवस्था केवल क्रिया रूपों में पाई जाती है। लिंग संबोधन व्यक्ति के अनुसार होता है, जैसे कि एजत्किक मैं इसे नहीं जानता। एजत्किक मैं इसे नहीं जानता। एजत्की मैं इसे नहीं जानता ओ स्त्री। एजत्की अतु अता। एजत्की अता मैं इसे नहीं जानता ओ पुरुष। एजत्की जूता मैं इसे नहीं जानता ओ आदरणीय। एजत्की चूता मैं इसे नहीं जानता ओ बच्चे। पांचवा है, पद रचना में प्रत्यय प्रधान होते हैं। इसमें प्रत्यय प्रधान होते हैं। छठा है, बास्क परिवार में शब्द भंडार सीमित है, साथ ही साहित्यिक रचनाओं का भी अभाव पाया जाता है। बास्क परिवार में शब्द भंडार सीमित हैं और इसमें साहित्यिक रचनाओं का प्रभाव नहीं है। चौदह नंबर है, मलय या बहुद्वीपीय परिवार। इस परिवार के अन्य नाम हैं मलय पेलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रोनेशियाई परिवार आदि। मलय बहुद्वीपीय परिवार, इस परिवार का जो अन्य नाम है वह मलय पोलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रोनेशियाई परिवार हैं। इस परिवार का भारोपीय परिवार के बाद दूसरा स्थान है। भारोपी के बाद इस परिवार का दूसरा स्थान आता है। मलय बहुद्वीपीय परिवार का क्षेत्र पश्चिम में अफ्रीकी के तटवर्ती माडागास्कर से लेकर पूर्व में ईस्ट द्वीप तक और उत्तर में फार्मोसा से लेकर दक्षिण में न्यूजीलैंड तक, जिसमें उल्लेखनीय है मलय द्वीपीय परिवार का जो क्षेत्र है वह पश्चिम अफ्रीकी तट से माडागास्कर से लेकर के पूर्वी ईस्ट द्वीप तक और उत्तर में फार्मोसा से लेकर दक्षिण न्यूजीलैंड तक उल्लेखनीय है। मलय प्रायद्वीपीय जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, चिली, बीज, बाली, फिलीपाइंस, न्यूजीलैंड, समोआ, हवाई, ताहिती और प्रशांत महासागर के अधिकतर छोटे छोटे द्वीप हैं। ये सब जो छोटे छोटे द्वीप हैं इसमें मलय बहुद्वीपीय परिवार हैं।
इस परिवार की प्रमुख 3 भाषाएं हैं। पहला है इंडोनेशियाई, दूसरा है पोलिनेशियाई और तीसरा माइक्रोनेशियाई। देवेंद्र नाथ शर्मा इनकी 4 शाखाएं हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा इनकी 4 शाखाएं मानते हैं: इंडोनेशियाई, मेलानेशियाई, मिक्रोनेशियाई और पोलिनेशियाई। इसी प्रकार को देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने 4 शाखाओं में मानते हैं, जो कि इंडोनेशियाई, मेलानेशियाई और मिक्रोनेशियाई और पोलिनेशियाई मानते हैं। इंडोनेशियाई अंतर्गत भाषा इंडोनेशियाई जावानी, मलय सूडानी, मदुरन उल्लेखनीय भाषाएं हैं। इंडोनेशियाई के अंतर्गत जो भाषा है वह भाषा इंडोनेशियाई जावानी, मलय सूडानी, मदुरन ये सब उल्लेखनीय भाषाएं हैं। इंडोनेशिया की भाषा है जो मलय पर आधारित है। मलय मूलतः सुमात्रा की भाषा है, लेकिन अब यह भाषा मालाया, बोर्नियो आदि की भी है। मलय भाषा जो है मूलतः सुमात्रा की भाषा है, लेकिन अब यह भाषा मालाया, बोर्नियो आदि का भी हो गया है। जावानी, सूडानी और मदुरन जावा की भाषाएं हैं। जावानी, सूडानी और मदुरन जावा की भाषाएं हैं। अन्य भाषाओं में बोली द्वीप की भाषाएं हैं। अन्य भाषाओं में बाली द्वीप की भाषाएं हैं, जो कि बटक, दायक, मक्सर आदि हैं। बाली द्वीप की जो भाषाएं हैं वह बटक, दायक, मक्सर आदि हैं। इंडोनेशियाई भाषा फिलीपाइंस क्षेत्र में तगलोग, बिसियन और इलोकेन आदि रूपों में है। इंडोनेशियाई भाषा जो है वह फिलीपाइन क्षेत्र में तगलोग, बिसियन और इलोकेन आदि रूपों में हैं। पोलिनेशियाई शाखा में हवाई, सामाओ, माओरी आदि है, जो हवाई द्वीपों से न्यूजीलैंड के साथ पूर्वी द्वीप समूह तक आती है। पोलिनेशियाई जो शाखा है वह हवाई, सामाओ, माओरी आदि हैं, जो कि हवाई द्वीपों से न्यूजीलैंड के साथ पूर्वी द्वीप समूह तक आते हैं। माइक्रोनेशियाई और मलेनेशियाई शाखा के अंतर्गत अनेक भाषाएं परस्पर संबंध हैं। माइक्रोनेशियाई और मलेनेशियाई शाखा के अंतर्गत अनेक भाषाओं का परस्पर संबंध है। इस क्षेत्र में फिजियन का अधिक बोलबाला है। इस क्षेत्र में फिजियन का अधिक बोलबाला है। इस परिवार की विशेषताएं हैं। इस परिवार की पहली विशेषताएं है यह परिवार अश्लिष्ट योग्यात्मक भाषाओं का समूह है। दूसरा, इस परिवार की भाषाओं में धातुएं द्विराक्षरी है। तीसरा, बल का प्रयोग शब्द के प्रथम अक्षर पर होता है। इसमें प्रथम अक्षर में ही बल का प्रयोग होता है। संज्ञाओं में विभक्ति, लिंग, वचन आदि का अभाव है। संज्ञा में विभक्ति, लिंग, वचन आदि का अभाव है। पांचवा, धातु के मध्य में प्रत्यक्ष जोड़कर क्रिया रूप बनाए जाते हैं। पांचवा में धातु के मध्य में धातु के बीच में प्रत्यय जोड़कर क्रिया रूप बनाए जाते हैं। 15 नंबर है पापुई परिवार।
पापुई परिवार का क्षेत्र न्यू गिनी, न्यू ब्रिटेन का कुछ भाग, राउत, तोलो, तेरनाथ, तीदोर, सोलोमन द्वीपपुंज का कुछ भाग है। पापुई परिवार का जो क्षेत्र है वह नुगुरी, न्यू ब्रिटेन का कुछ भाग, राउ, तोलो, तेरनाथ, तीदोर, सोलोमन द्वीपपुंज इन सभी का कुछ भाग है। इस परिवार का कुल 132 भाषाएं हैं। इस परिवार की जो भाषाएं हैं वह कुल 132 भाषाएं हैं, किंतु अधिकतर लुप्त हैं। अधिकतर जो भाषाएं वह लुप्त हो गए हैं। पापुई परिवार की विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला विशेषता, इस परिवार में प्राप्य अश्लिष्ट योग्यात्मक भाषाएं हैं। दूसरा, धातुओं, उपसर्ग एवं प्रत्यय आदि से शब्द बनाए जाते हैं। दूसरा में उपसर्ग, धातुओं उपसर्ग एवं प्रत्यय आदि से शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण है न्यू गिनी की माफोर भाषा में ज मनफ मैं सुनाता हूँ, वह मनफ तू सुनता है, ई मनफ वह सुनता है, सी मनफ वे सुनते हैं, ज मनफ उ मैं तेरी बात सुनता हूँ। इस प्रकार से धातु उपसर्ग प्रत्यय से शब्द बनते हैं। इस प्रकार की भाषाओं का सूक्ष्म तथा सम्यक अध्ययन होने से वर्गीकरण करना संभव नहीं है। इस प्रकार की भाषा जो है सूक्ष्म और सम्यक होते हैं, इसका अध्ययन करना संभव नहीं है, असंभव है। 16 ऑस्ट्रेलियाई परिवार। 16 नंबर ऑस्ट्रेलियाई परिवार। इस परिवार का क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया है। संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय परिवार में ये भाषाएं प्रचलित है। ऑस्ट्रेलिया यह नाम भौगोलिक है। ऑस्ट्रेलिया परिवार का क्षेत्र जो है वह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया है और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय परिवार में ये भाषाएं प्रचलित हैं। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र का नाम भौगोलिक है, जो कि भाषिक नहीं है। उत्तरी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में 100 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। 100 से अधिक भाषाएं बोलने का अनुमान है, किंतु अधिकतर लुप्त है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में 100 से अधिक भाषाएं बोलने का अनुमान है, लेकिन अधिकतर भाषाएं जो लुप्त हैं। ऑस्ट्रेलियाई परिवार की भाषाओं की विशेषताएं। पहला विशेषता है कि ऑस्ट्रेलियाई भाषाएं अश्लिष्ट योग्यात्मक है। दूसरा, इन भाषाओं में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई भाषाओं में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। इनकी भाषाओं में संख्यावाचक शब्द केवल 1, 2 और 3 के लिए है। ऊंची संख्याएं इसमें केवल योग करके बनाई जाती है। उदाहरण है कि यूंगर बोली में देखिए कि गुदल 2 अर्थात 4, मार्दिन बंगा गुदिरगन हाथ आधा और 1 अर्थात 6, हाथ आधा और 1 अर्थात 6। चौथा, कुछ भाषाओं में जैसे सेवलगत में उत्तर पुरुष एक वचन में पुल्लिंग के लिए अलग और स्त्रीलिंग के लिए अलग सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। 17 नंबर है दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। इस परिवार का भाषा क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। अन्नाम, कंबोडिया, श्याम से भारत और निकोबार द्वीप समूह तक है। दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार का भाषा बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है, जो कि अन्नाम, कंबोडिया, श्याम से भारत और निकोबार द्वीप तक फैला हुआ है। इस परिवार के प्रमुख 3 वर्ग हैं। पहला वर्ग है मुंडा या कोल, दूसरा है मोन या खमेर, तीसरा है अन्नाम या मुआड़। इनका जो 3 वर्ग है वह पहला है
मुंडा या कोल, दूसरा मोन या खमेर, तीसरा अन्नाम या मुआड़। इनमें मुंडा के 2 वर्ग हैं। उत्तरी और दक्षिणी। उत्तर में लिंबू, धीमाल, बुनान, पाटनी, कनावरी आदि है। दक्षिण में संथाली, मुंडारी, भूमिज, कोड़ा। इनमें मुंडा और संथाली सबसे प्रसिद्ध भाषाएं हैं। उत्तर में जो है लिंबू, धीमाल, बुनान, पाटनी, कनावरी आदि भाषाएं और दक्षिण में संथाली, मुंडारी, भूमिज, कोड़ा है और इनमें मुंडा और संथाली सबसे प्रसिद्ध भाषाएं हैं। इस परिवार की भाषाओं की विशेषता इस प्रकार है। पहला विशेषता, इस परिवार की भाषाएं चीनी भाषा के निकट है। उसमें संज्ञा, क्रिया आदि शब्द भेद नहीं है। इस प्रकार की जो भाषा है इसमें चीनी भाषा की निकटता और इसमें संज्ञा, क्रिया आदि शब्द भेद नहीं होते हैं। दूसरा है, ध्वनियों की दृष्टि से कुछ भाषाएं समृद्ध है। उदाहरण में है मुंडारी। तीसरा है लिंग। बोध के लिए मूल शब्द में स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे आंडिया कुल बाघ, एंगा कुल बाघिन। लिंग बोध के लिए मूल शब्द में स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक शब्द को जोड़ दिया जाता है, जैसे कि आंडियाल कुल को बाघ बोलते हैं, एंगा कुल को बाघिन। चौथा, इस परिवार की भाषाओं में पद रचना के लिए उपसर्ग का प्रयोग होता है। 18 नंबर है अमेरिकी परिवार। अमेरिकी परिवार में दक्षिण एवं उत्तरी क्षेत्र की भाषाएं सम्मिलित है। अमेरिकी परिवार के आदिवासी 1000 के आसपास भाषाएं बोलती हैं। अमेरिकी परिवार का जो क्षेत्र है वह दक्षिण और उत्तरी क्षेत्र की भाषाओं में सम्मिलित है। अमेरिकी परिवार के आदिवासी 1000 के आसपास की भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उनका अभी तक ठीक तरह से वर्गीकरण नहीं हो पाया है। इस परिवार के भाषा के प्रमुख 3 वर्ग हैं: कनाडा और संयुक्त राज्य, मैक्सिको और मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका। इस परिवार की जो भाषा है वह मुख्य 3 वर्ग में है: कनाडा और संयुक्त राज्य, मैक्सिको और मध्य अमेरिका और तीसरा दक्षिण अमेरिका। इन भाषाओं में अथवस्की, अल्गोनकी, होका और यूरोपका प्रचलित है। इस भाषाओं में जो है अथवस्की, अल्गोनकी, होका और यूरोप का भाषाएं प्रचलित है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका में होका और चिबोचा आदि प्रचलित है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका में होका और चिबोचा अधिक प्रचलित हैं। इस प्रकार पारिवारिक वर्गीकरण में विश्व में सांस्कृतिक एकता के भी दर्शन होते हैं और विश्व भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से पारिवारिक वर्गीकरण में विश्व संस्कृति एकता के रूप में प्रदर्शित होते हैं और विश्व भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक संक्षिप्त रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। एक परिवार से संबंध भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी संभव है। इस प्रकार से एक परिवार से संबंध भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव होता है। एक भाषा परिवार की विस्तृत विवेचना भी
अलग अलग रूप में किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको भाषाओं का वर्गीकरण के अंतर्गत पारिवारिक वर्गीकरण के विषय में इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।